नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप, पीड़ित की हालत गंभीर। जनसुनवाई में महिला का गंभीर आरोप, सरपंच और पटवारी ने गिराया पट्टे की जमीन पर बना मकान। बाढ़ पीड़ितों के दर्द पर कांग्रेस का सर्वे, बड़े राहत पैकेज की सरकार से की मांग। और बाढ़ के बाद एक्शन में नगर निगम, जल निकासी के लिए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। ईद मिलादुन्नबी की तैयारी कर रहे लोगों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का आरोप है। घटना के बाद 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें राजू अंसारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मऊगंज के लौर थाना क्षेत्र के अलहुआ गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ईद मिलादुन्नबी की तैयारी कर रहे लोगों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का आरोप है। घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें राजू अंसारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोप है कि राम रहीश जायसवाल ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग की चपेट में आने से राजू गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए रीवा रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब गांव में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां चल रही थी। पेट्रोल डालकर आग लगाने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 4 लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के आरोपों और घटना के वास्तविक कारणों की जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। घटना को लेकर पीड़ित और उसके परिजनों ने क्या बताया, सुनिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है। ये कौन जल गया है जो? ये हमारे गांव का भाई है, वहीं पास है। में हम लोग सजावट कर रहे थे। 3 दिन से गांव में लाइट नहीं है, गांव में अंधेरा था। हम लोग पोर्च के नीचे बैठे थे। अब ये था कि फूल वूल लगाना है टाली में। टाली वाली सजी हमारे गांव में खड़ी हुई काहे है। की सजावट है? जश्न ईद मिलादुन्नबी 26 तारीख को है, उसी की तैयारी में हम लोग लगे थे। अब अंधेरा था, लाइट कुछ लोग बनाने गए थे, अब कुछ लोग वहीं पास बैठे थे। तो ये उतने में हम लोग जब बैठे थे 4 लोग, तो ये आया चुपके से। अंधेरा था, कोई देख नहीं पाया। ये अंधेरा था तो ये आया है, और आने के बाद बाटल लिया था, बाटल में पेट्रोल लिया था। पेट्रोल में डाल दिया पेट्रोल, अब लाइटर से लगाया, तुरंत भाग दिया। जब भाग दिया तो हम लोग अब उसको पकड़े कि इसको पकड़े। अब ये जल रहा था, पूरे आग नीचे से लेकर ऊपर तक आग जल रही थी। हम लोग पकड़ने लगे इसको, तो बिताए उताए आगे होगी। इसके बाद हो गया, वो चला गया। इसको लेके फिर हम लोग रीवा आ गए। ये कौन आदमी है जो आग ये राम रहीश जायसवाल है। कहाँ का है ये गांव हमारे घर के सामने का है। कोई विवाद था आप लोग? नहीं, विवाद कुछ भी नहीं था। नहीं, कारण नहीं पता चला क्यों? विवाद कुछ भी नहीं था। हम लोग तैयारी में लगे थे, बस इसी के कारण। क्या उसके मन में क्या चल रहा है हमें तो नहीं पता। रिपोर्ट की आप लोगों ने? रिपोर्ट अभी तक नहीं हुई है। रिपोर्ट बोले वहाँ देवतला में गए थे तो बोले कि ले जाइए रीवा, रीवा में दिखवाइए, उसके बाद रिपोर्ट किसी भी दिन लिख जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम। राजू अंसारी दुकान के पास पकड़े थे। राम रहीश जायसवाल पेट्रोल डाल के माचिस मार दिए हमारे ऊपर। हम पेट्रोल को बुताए हैं, हमारी हालत बहुत गंभीर है। राम रहीश जायसवाल हमारे ऊपर पेट्रोल डाल के माचिस मार दिए। कौन सी दुश्मनी है उसकी? जनसुनवाई में आज जिले भर से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इसी दौरान गढ़ क्षेत्र से पहुंची एक महिला ने सरपंच और पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जनसुनवाई में आज जिले भर से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और अधिकारियों के सामने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। इसी दौरान गढ़ क्षेत्र से पहुंची एक महिला ने सरपंच और पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसके पुश्तैनी मकान को सरपंच, पटवारी और गांव के एक व्यक्ति ने मिलकर गिरा दिया। पीड़ित महिला के मुताबिक जिस मकान को गिराया गया उसके परिवार के पट्टे की ज़मीन पर बना हुआ है। महिला का कहना है कि उसके सास ससुर ने वर्षों पहले यहाँ 2 कमरे का मकान बनवाया था और उनका परिवार कई दशकों से इसी स्थान पर रह रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि गांव के सरपंच और पटवारी ने गांव के ही एक अन्य दबंग व्यक्ति कुबेर के साथ मिलकर उनका मकान गिरा दिया। महिला का ये भी आरोप है कि गांव में कई अन्य लोगों के मकानों को भी गिराने की कार्रवाई की जा रही है। मामले को लेकर महिला ने जनसुनवाई में अधिकारियों को आवेदन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। संबंधित अधिकारियों ने आवेदन लेकर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारा नाम आसारू निसार है। कहाँ से आएंगे? आनगढ़ से आए। क्या हुआ? हमारी घर गिरा,
गिरावा का है। सरपंच पटवारी मिल के कुबेर जी तीनों मिल के हमारे घर गिरावा का रोक लगावा रहे, मने कर रहे हैं तो हमारे माना नहीं कैसे सारा गाड़ी देकर हमारे घर गिरावा था। कैसे है उसको दोनों प्राणी के नाली गाड़ दो, गिराने का कोई कारण नहीं। हम का कारण हम मने कर रहे हैं कि घर ना गिरा हमारा। घर कब से बना हुआ था? हमारे सास ससुर के बनावा छावा है घर के साल। हमारे न पैसा लगा है न कारण हमारे घर नहीं बना। कितने लोगों का घर तोड़ा गया? हमारा कोई कमरा बना है। आपके अलावा भी किसी का घर तोड़ा गया है? हाँ? आपके अलावा भी किसी का घर तोड़ा गया है? हाँ जी। कितने लोग? 3 जन का सरपंच पटवारी तहसील के बाद में के झगड़ा मार पिटाई सब हो गया, तभी के हम तहसीलदारी जिसमें घर बना था वो आपके पट्टे की जमीन है? हाँ जी हमारा पट्टे में है। कागज है उसका? हाँ जी हमारे जमीन है, घरे में छूट गया दबेगा पट्टा में। जमीन हमारे पट्टा में है, हमारा घर गिरेगा दबेगा। हमारे सरपंच लोग गिरा दी खटिया मचिया। कलेक्टर साहब से मिली आप, क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब बोले हैं कि नाली पर गिराई पानी कैसे घर के मैंने आपने अतिक्रमण कर रखा है? हाँ कैसा नहीं, ये बोले हैं कि पानी को भरा कर पानी भरा साहब पानी भरा का पानी भरा का है, हमारे घर गिरावा का। सरपंच कांग्रेस ने अव्यवस्थित विकास और अतिक्रमण को बाढ़ की वजह बताया है। जिले भर में सर्वे कराकर प्रभावितों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि रीवा सहित त्योंथर, सिरमौर, बैकुंठपुर और जवा के सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने इसे प्राकृतिक नहीं बल्कि अव्यवस्थित विकास और अतिक्रमण से पैदा हुई कृत्रिम बाढ़ बताया है। कांग्रेस बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे कराएगी और भोजन, पानी व दवाओं की व्यवस्था के साथ हर संभव मदद करेगी। वहीं सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बजट का खेल चल रहा है। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को विधायक निधि से राहत राशि देने की बात कही। सम्मानित जन, और आज जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जो पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है, वो जो 20 तारीख से लगातार बाढ़ आई उसको लेकर ये पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 12 घंटे की लगातार बारिश के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि रीवा शहर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ पर पानी ना गया हो। प्रॉपर पानी की निकासी न होना, ये जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई शहर के ऊपरी भागों में भी। उसका कारण था नालों में अतिक्रमण। जो नालों का सीमांकन कराया गया उसको यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने उसको रोका। वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 35, वार्ड नंबर 42, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 14, अमूमन वार्ड नंबर 9 और 10 का गायत्री नगर, ये एरिया भी पानी से सरोवर हो गया। मैदानी इलाका में वार्ड नंबर 5 हो गया, वार्ड नंबर 4 का शिवकंठ नगर, खोबर बस्ती, निपनिया का नदी के किनारे का हिस्सा, ये सब बाढ़ से ग्रसित हो गए। उसका कारण ये है कि जब 2016 में 4 दिन पानी बरसा तब बाढ़ आई, तो उसमें वो हिस्से प्रभावित हुए जिसका आंकड़ा लगाया जाता था कि ये प्रभावित होंगे। पर 2026 की जो बाढ़ आई उसमें हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि 12 घंटा के पानी में इतनी बाढ़ आएगी। 2016 के बाढ़ के बाद जल संसाधन विभाग के कुछ रिटायर जो हमारे यहाँ के चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारी थे उन लोगों ने, और जल संसाधन विभाग के वर्तमान के चीफ इंजीनियर और एसी लेवल के अधिकारियों ने एक बिछिया से लेकर और अजगराहा तक का एक नदी का सर्वे किया कि बाढ़ क्यों आती है। उस सर्वे में हम भी लोग शामिल थे, उस समय हम लोग पार्षद थे। और जब सर्वे कराया गया तो ये हुआ कि जो नदी की जल निकासी है वो प्रॉपर वे पे नहीं हो रही है। तब तक रिवर फ्रंट भी नहीं बना था।
जो कि 30 फीट नदी के एक तरफ और 30 फीट नदी के अंदर दोनों साइड 30-30 फीट मतलब 60 फीट नदी को रिवर फ्रंट ने भी दबा दिया। तो जो जल निकासी है वो बड़ी पुल तक 120 मीटर की पुल है और उसकी हाइट है, फिर छोटी पुल 100 मीटर की होती है, उसकी हाइट कम है। इसके बाद करैया जो लाली लक्ष्मी पथ पे पुल बना हुआ है वो 50 मीटर का हो जाता है, जो पाई पास बना है वो 60 मीटर का हो जाता है। हमेशा कभी भी किसी भी महानगर में या नगर में अगर शहर के बीच से नदी निकलती है तो उसका ये मापदंड बनाया जाता है कि जल निकासी बड़े वेग से हो, जिससे कि छोटे मोटे जो नाले नदी में जाकर समाहित होते हैं वो अवरुद्ध ना हो। एक तो ये पॉइंट हो गया जिसकी रिपोर्ट बन के रखी हुई है, और जैसे ही 2016 का बाढ़ समाप्त हुई उसके बाद कभी उसको खोला नहीं गया। हम लोग जब माननीय अध्यक्ष जी के साथ और हमारे सब साथी लोग साथी जाएंगे तो कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि 2016 की बाढ़ की जो रिपोर्ट है उसको खोली जाए। वो रिपोर्ट भी हमारे पास विस्तृत रंग से रखी हुई है। अब जैसे गुलाब नगर से लेकर आचार नगर से लेकर और फूलमती मंदिर तक वो बाढ़ आते हैं, हमारे जो पानी फूलमती मंदिर में जाता है, जो झिरिया में जाता है, वो वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 13, 14, 15, 16 का। आज स्थिति ये हो गई है कि पूरे नालों में अतिक्रमण है। यहाँ हमारे विधायक जी उस दिन मुख्यमंत्री जी को लेकर आए तो मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने लगे हवाई पट्टी में। उनको बाढ़ों का भ्रमण करने का समय नहीं मिला और 5 मिनट के लिए गुलाम नगर गए और बोले कहे कि हम आपको 5 किलोमीटर नाला बनाने के लिए देंगे। शहर में एक झिरिया नाले के ऊपर अगर आप लोड दे दोगे तो पूरा शहर इससे भी बुरी हालत में हो जाएगा, क्योंकि जब नदी का पानी बढ़ता है तो झिरिया नाले पे ठेक लग जाता है और वो पानी स्थिर कर देता है। तो अगर शहर में नाला बनाना है तो 7 नंबर से लेकर और 16 नंबर तक के पानी को यूनिवर्सिटी की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। और जब हम शहर के 10-10 वार्डों का पानी डाइवर्सन करेंगे जो हम लोगों ने प्लान किया था, तो तब जाकर शहर के अंदर की बाढ़ की स्थिति निर्मित नहीं होगी। आज जो ये बाढ़ हुई है ये कृत्रिम बाढ़ है और ये राजेंद्र शुक्ला जी का 2004 से लेकर 2026 तक का विकास है जो सड़कों में बह गया। 112 करोड़ रुपए की मॉडल सड़क उखड़ के तबाह हो गई, चलने के लिए सड़क नहीं रह गई। हम लोगों ने 200 करोड़ रुपए का काम कराया, शहर के बाढ़ों की नालियां बनवाई, नालों का पैसा आता था हमेशा बाहर से। 2016 के बाढ़ के बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेन का पैसा आया, 9 स्टॉर्म वाटर ड्रेन तय किए गए कि जो 9 बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनेंगे वो हमारे शहर के पानी को निकासी करेंगे जिससे कि बाढ़ ना आए। इस सारे स्टॉर्म वाटर ड्रेनों को 19 स्टॉर्म वाटर ड्रेन में राजेंद्र शुक्ला जी ने कन्वर्ट करा दिया और वो छोटे छोटे नालियों में तब्दील हो गए। आज जो बाढ़ आई है उसका अगर पूरा किसी को श्रेय जाता है तो राजेंद्र शुक्ला जी को जाता है, इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। इसलिए कि न वो कहीं किसी का अतिक्रमण हटाने दिए, न सरकारी जमीन का अतिक्रमण हटाने दिए और न प्राइवेट लोग जो अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं उनको रोकने के लिए जब भी नगर निगम प्रशासन, आज भी मेरे को 4 साल हो गया मैं यहाँ पड़े, जितनी देर हम लोग बोलते हैं, अभी हमने सीमांकन पुनः कराया, 34 बार सीमांकन हुआ आचार्य नगर की उसमें जमीन का, और जैसे ही पूरी टीम नगर निगम की गई गिराने वैसे ही सर्किट हाउस में राजेंद्र शुक्ला जी ने मना कर दिया कि इसका अतिक्रमण नहीं हटेगा। ये अगर अतिक्रमण नहीं अगर हट गया होता तो शायद इतनी बुरी स्थिति न होती। 8 फीट पानी गुलाब नगर में था जब हम लोग गए हैं 7 बजे सवेरे, तब 8 फीट पानी था। 12 घंटा की बारिश में अगर शहर तबाह हो गया तो मैं ये सोच रहा था अगर ये 22 घंटा हो गया होता पानी तो शिल्पी प्लाजा में 2 फुट पानी चलता, क्योंकि सारी नदियों का सारे नाले ठेक में हो गए थे और सबके यहाँ पानी आ गया था। शाम को 20 तारीख को मेरे घर के बाहर पानी आ गया था, हमने अपना पूरा सामान शिफ्ट किया। तो ये स्थितियां जो हो रही हैं ये कृत्रिम स्थितियों को ठीक करना चाहिए। इसके लिए हम लोग अहंकार में जनता का क्यों नुकसान कर। हम गए ये एयरपोर्ट में वहीं सीधे आए, ये जब शहर का दौड़ा करके लौटे, बगल में दिव्यराज जी खड़े थे, बगल में ये सिद्धार्थ जी खड़े थे, शायद राजेंद्र शुक्ला जी भी खड़े थे, वेंकटेश जी खड़े थे, सभी लोग खड़े थे, अजय सिंह जी भी खड़े थे। आप उनसे पूछ सकते हो। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी
तो ध्यान नहीं दिया। हमने कहा जोर से मुख्यमंत्री जी पलटे, बोले अरे कैसे? तो हमने कहा इसलिए आए हैं कि आप बताने आए हैं कि सिमरिया मध्य प्रदेश में आता है। तो बोले कौन सिमरिया? तो हमने कहा आपको ना मालूम होगा, पर जहाँ से मैं विधायक हूँ। तो बोले अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो हमने कहा वहाँ भी जनता रहती है, मनुष्य वहाँ भी रहता है, वहाँ भी पानी बरसता है, वहाँ भी बाढ़ आती। बोले अच्छा अच्छा। हमने कहा आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप वहाँ के भी मुख्यमंत्री। बोले हाँ। तो हमने कहा कि बोले हेलीकॉप्टर। तो हमने कहा हेलीकॉप्टर सिमरिया की जनता देखी है? आप पूछेगा सबसे। अभी चुनाव में 7-8 हेलीकॉप्टर उतरे थे। तो बोले कि क्या करना है? तो हमने कहा इनको बोलिए कि पक्षपात ना करें, प्रशासन को बोलिए, माननीय हमारे रीवा वाले रोक रखे हैं, वहाँ ट्रांसफार्मर तक लगने नहीं देते, वहाँ अधिकारियों को मना कर रखे हैं कि किसी तरह का राहत नहीं होना चाहिए। उनको बोलिए, हालांकि मैं आपसे उम्मीद नहीं करता, पर मैं इसलिए आया हूँ कि हमारी जनता ये ना सोचे कि उनका विधायक घर बैठा। इतना मैं कहा और मैं मुड़ के लौट आया। खैर फिर मैं अपने क्षेत्र में गया, जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने अंतिम निचोड़ में आ रही, अहंकार की अति होती है। इसका नाम था भारत की जनता की पार्टी, अब भागो जनता पीटेगी बीजेपी। अंतिम स्थिति आ रही, क्योंकि अहंकार की अति तो होती ही है। टीएमसीपी का आप हाल देख ही रहे हो, कभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं। 15 वर्षों में क्या मिला रीवा को? नशा, जमीनों की लूट और बाढ़ का दंश हमेशा हमने झेला है। ये सब आपके सामने पिक्चर है, इनसे उम्मीद हम बिल्कुल नहीं करते। हम तो जैसे विधायक हैं अपने क्षेत्र में, तो हमें मालूम कि इनकी ये फॉर्मेलिटी का कोई मतलब नहीं। हमने पिछली बार के बाढ़ में देखा, उसके बाद में भी देखा, गांव के लोग बेचारे कागज बनवाते, पटवारी ये वो नाटक नौटंकी, अंतिम में। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज वार्ड क्रमांक 15 से पूर्व पार्षद के अतिक्रमण को हटाया गया। बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित वार्ड क्रमांक 15 में आज बहुचर्चित अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें काफ़ी विवाद देखने को मिला। कार्रवाई के दौरान मौजूद तहसीलदार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी एवं नगर निगम का अमला मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा। वार्ड क्रमांक 15 के तिवारी होटल के सामने एक बड़े नाले के जल प्रवाह को अतिक्रमण के द्वारा रोका गया था, जिसे आज प्रशासन के द्वारा मुक्त करा दिया गया। बाढ़ के कारण निर्मित हुई जल भराव की स्थिति को देखते हुए आज नगर निगम में अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें शहर भर के विभिन्न स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है।
इधर रीवा कलेक्टर द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नदी एवं नालों पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाकर जल निकासी का प्रबंध किया जाए। आज अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत वार्ड क्रमांक 15 से ही की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा भी वार्ड क्रमांक 15 का निरीक्षण किया गया था। हालांकि ये बाढ़ के बाद आई सुगबुगाहट है। 4-6 दिन के बाद फिर नगर निगम अमला अपने वसूली अभियान में जुट जाएगा और सारी समस्याएं जस की तस रखी रह जाएंगी, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर बरसात में यही होता है और उसके 4-6 दिन बाद नगर निगम यहाँ तक कि नगरवासी भी इस सदमे को भूल जाते हैं और अपने रोज़ के जीवन यापन में जुट जाते हैं और फिर शुरू होता है ज़मीनों की खरीद फरोख्त का खेल और बांध और जलाशयों में मकान बनने शुरू हो जाते हैं। शहर ऐसे ऐसे जगह पानी चला गया जहाँ कभी पानी नहीं जाना चाहिए, उस संदर्भ में बात हो रही थी। तो उसमें निर्देश दिया गया कि आप इसका ब्लैक स्पॉट चिन्हित करें और ब्लैक स्पॉट चिन्हित करके हमको तत्काल 3 दिवस के अंदर बताएं। और अभी सितंबर पूरा बाकी है, हमारे यहाँ अक्सर जो भी बाढ़ आती है वो सितंबर के महीने में आती है। तो उस चीज को देखते हुए कि आगे भविष्य में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटने पाए कि और बाढ़ विकराल रूप लेकर आए, एक तो ये पॉइंट दिया गया। दूसरा, जो 2016 के बाद एक सर्वे हुआ था इरिगेशन के से, उसको भी लेकर हम लोगों ने चर्चा की है अपने कमिश्नर के सामने। हमारे निर्माण प्रभारी धनेन्द्र सिंह बघेल भी थे साथ में। तो उसमें ये तय हुआ है कि कलेक्टर से चर्चा करके और वो उस नदी का जो स्वरूप है ओरिजिनल, उसके विषय में भी बात की जाएगी कि नदी की चौड़ाई जो कम हुई उसके कारण पानी उठता है और झिरिया जैसे नालाओं में ठेक लगता है, झिरिया नाला में ठेक लग जाता है, उधर कलगा नाला में ठेक लग जाता है, उधर आपके फूलमती मंदिर के नाले में ठेक लग जाता है। तो उस नाले को का ठेक रोका जाए। और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का 2016 के बाद पैसा आया था, 9 स्टॉर्म वाटर के ड्रेन बनने थे, उसके जगह में 17 स्टॉर्म वाटर के ड्रेन बना दिए गए। तो वो जो ड्रेन बनाए गए वो क्यों ऐसे छोटे बनाए गए, बड़े क्यों नहीं बनाए गए, 9 ही क्यों नहीं बनाए गए, ये सब विषय पे चर्चा हुई है। और ये बताया गया है, कमिश्नर से ये बोला गया है कि 4 जोनों में पानी को डाइवर्ट करने की योजना बनाई जाए, ये नहीं कि एक ही नाला में पूरा जोर देकर और पूरा पानी को बहाया जाए। अभी वार्ड क्रमांक 15 में कार्रवाई शुरू की गई, कुछ विवाद की स्थिति में हो रही। देखिए, ये अतिक्रमण जो है वो बात भी वहीं पर आई, अतिक्रमण तो अब हटाने हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि अतिक्रमण बिल्कुल नहीं रोके जाएंगे। ये हमारे यहाँ के मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने उसको रुकवा दिया था। अगर वो अतिक्रमण न रोका गया होता तो आज आचार्य नगर, गुलाब नगर में इस तरह जल भराव ना होता कि 8-8 फुट पानी भर जाता। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूड कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा
मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। गंगा वाटिका के सामने हुई एनडीपीएस की कार्रवाई पर अब सवाल उठ रहे हैं। कार्रवाई को लेकर व्यापारी समाज और साहू समाज ने आईजी कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। रीवा में गंगा वाटिका के सामने हुई एनडीपीएस की कार्रवाई को लेकर व्यापारी समाज और साहू समाज ने आईजी कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई में एक आरक्षक की कथित संलिप्तता की निष्पक्ष जांच कराने और पकड़े गए युवक को दोष मुक्त करने की मांग उठाई है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने संबंधित थाना प्रभारी पर बदतमीजी करने का भी आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पूरे मामले में एक आरक्षक की भूमिका संदिग्ध है, जिसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। साथ ही पकड़े गए युवक को दोष मुक्त किए जाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने थाना प्रभारी के व्यवहार पर भी सवाल उठाए और बदतमीजी करने का आरोप लगाया। मामले में आईजी ने प्रदर्शनकारियों को 15 दिन के भीतर जांच कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूरे मामले में क्या क्या आरोप लगाए गए और प्रशासन से क्या मांग की गई, सुनिए बंसी साहू। क्या चर्चा हुई? कल हमारे एक समाजी व्यक्ति के साथ घटना हो जाती है। वह अपना ठेला लगाता है गंगा वाटिका के पास। वो अपने घर से सामान बना कर लाता है और उसको अपने दुकान में सामान रखता है। उसके दुकान के ऊपर कोरेस की शीशियां रख दी जाती हैं और उसे पुलिस द्वारा जावेद खान के द्वारा उसे निकाला जाता है। सिविल लाइन थाने में फोन किया जाता है, पुलिस उसे उठा ले जाती है। इसके बाद जो है हम सिविल लाइन थाने जाते हैं अपने सबूतों को लेकर कि इन पहलुओं पर अगर चर्चा कर देख लिया जाए तो शायद वो निर्दोष बच सकता है। तो उस पर टीआई साहब कहते हैं कि आप अंदर आवेदन दे दीजिए, पर हमारा आवेदन वहां लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, जिससे कि हम बाहर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाते हैं। हम वहां पे बैठते हैं कि अब टीआई साहब आएंगे तब हम आवेदन देंगे। टीआई साहब आते हैं और बदतमीजी के साथ मेरे सर पे थप्पड़ मारते हैं और मुझसे बहुत ही गंदे तरीके से तू तराज से बात करते हैं। उसी के विरोध में आज पूरे संभाग से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे साथ जो घटना हुई, दोबारा ऐसी घटना किसी व्यापारी के साथ ना हो, उस विषय पर हम लोगों ने आईजी साहब से बात की। आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होकर उसे दोष मुक्त किया जाएगा। और मैंने ये बता भी दिया कि अगर हमारे साथ यहाँ पे वादा करने के बाद अगर गलत होता है तो इससे 10 गुना ज्यादा संख्या के साथ हम पुनः यहाँ पे बैठेंगे और अपने व्यक्ति के साथ गलत नहीं होने देंगे। और हमारे साथ जो घटना हुई, जिस तरह हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया, उसमें एसपी साहब पर उसकी जांच सौंप दी गई है और उसके बाद टीआई साहब पर कार्रवाई की जाएगी। उसपे आईजी साहब ने पूछा तो उसके ऊपर ये लोगों ने कायमी कर दी है, जिसके कारण उसको विवेचना में लेकर फिर उसको दोष मुक्त किया जाएगा। उसके लिए आईजी साहब ने समय मांगा है और भरोसा उन्होंने दिया हम लोगों को कि आपके साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि आईजी साहब का स्वभाव हम लोग जानते हैं। और अगर हम लोग के साथ गलत होगा तो बड़ी ताकत के साथ पूरे रीवा जिले में इसका विरोध, इसके रीवा जिले के साथ पूरे मध्य प्रदेश में इसका विरोध होगा। क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी का भी फोन हमारे पास आ चुका है, उमा शंकर गुप्ता जी का। पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं, पर हमने बोल दिया है कि पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमको यहाँ पे न्याय नहीं मिलता तो हम उच्च स्तर पर जाएंगे, पर अपने व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपने व्यक्ति के साथ गलत नहीं होने देंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।